इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट होता है चार्ज से। एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं एक कंडक्टर के अंदर, लेकिन जब उस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू कर देते हैं और उसे हम कहते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। और जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उनके रास्ते में कुछ पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं जिनसे वो टकरा के आगे बढ़ते हैं। वो पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सो द रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अब आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फैक्टर नंबर 1 कि कोई भी आपके पास कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उस कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ाई या घटाई जाए, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो लेंथ बढ़ाई या घटाई जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर नंबर 1 एंड दिस इज कंडक्टर नंबर 2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां इमेजिन करिए, बैटरी से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां आता है, ये यहां से यहां आता है। किस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है? इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो इसके रास्ते में आने वाले जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो भी ज्यादा होंगे, और पॉजिटिव आयंस होंगे तो पॉजिटिव आयंस इसके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, और रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो लेंथ के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो पॉजिटिव आयंस भी ज्यादा होंगे। पॉजिटिव आयंस वो होते हैं एटम्स के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तो वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। पॉजिटिव आयंस भी ज्यादा होंगे, पॉजिटिव आयंस ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। क्या समझ में आ गई बात? तो जो लेंथ के बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस क्या है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डेफिनेशन थ्योरी के बेसिस पे लिखते हैं। देखिए, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप लेंथ कम करते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। सो आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। दूसरा फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2 हमने बात की क्या, कि आपने किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। सेकेंड इज क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले आप समझ लीजिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया में डिफरेंस होता है। ये आपके पास मार्कर है, सिलेंड्रिकल है, अगर मैं इसका एरिया आपसे पूछूं तो इसका एरिया आप निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ये वाला हिस्सा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कंप्लीट एरिया है इसका, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपको वहां से जो दिखाई दे रहा है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और अगर एरिया निकालेंगे तो पूरे सिलेंडर का एरिया निकालना होगा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि आपने किसी कंडक्टर की, मोटे मोटी भाषा में अगर मैं बोलूं कि अगर उस कंडक्टर की आपने चौड़ाई बढ़ा दी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में आसानी होगी या नहीं होगी? तो देखिए एक चीज, अगर आपने किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो कंडक्टर को आपने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से, ठीक है। तो बैटरी से जो कनेक्ट किया हुआ है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव बना दिया, ये पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव बना दिया। तो ये जो बैटरी है वो अब ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगी। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि इसमें आपने बैटरी कनेक्ट की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ चार्जेस कुछ इस तरह से आ गए,
ठीक है। और यहाँ पे चार्जेस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट हो सकते हैं बैटरी की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होते हैं बैटरी की तरफ तो होता यह है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होंगे तो आपको पता है Q/T इक्वल टू करंट होता है। तो करंट, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे तो करंट भी ज्यादा मिलेगा, और करंट ज्यादा मिलेगा तो V इक्वल टू IR होता है, R इक्वल टू V/I। तो अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से करंट वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। और कम हो जाता है तो उसको हम किससे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section of conductor, ठीक है। तो R will be inversely proportional to A। एक और चीज, नेक्स्ट इज थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्टडी बहुत ज़्यादा आपके 10th क्लास में पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, इतना आप अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए, क्योंकि आपके कोर्स, आपके सिलेबस में उसका पार्ट है नहीं। सो द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज with temperature, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो रेजिस्टेंस है इन दो चीजों पर डिपेंड करने वाला है। इसको नंबर दे दिया आपने 1, इसको नंबर दे दिया 2। फर्स्ट इज लेंथ, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एक एग्जांपल, हालांकि वो बहुत ज्यादा सटीक नहीं है, एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, कि आप बाइक चला रहे हैं एक स्ट्रीट में, एक गली में जहां भीड़ भाड़ है, ठीक है, और फिर आप दूसरी कंडीशन में बाइक चला रहे हैं एक हाईवे पे। तो हाईवे ज्यादा चौड़ा है, तो आप वहां आसानी से चला लेंगे, तो वहां रेजिस्टेंस कम होगा, और जहां आप स्ट्रीट में चलाएंगे वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हालांकि सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे समझ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो क्या बात समझ में आ गई है? अब दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन 1 and 2। 1 and 2 को कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट रखेंगे, और यहां कांस्टेंट होगा क्या, ये दिस इज R रो इंटू L/A। इसको हम बोलते क्या हैं, देखो बनाने का तरीका क्या है, आप P बनाते हैं ऐसे, बस P को आप यहां से थोड़ा सा कर्व कर दीजिए, ये आपका रो हो जाएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, RHO रो। और इसका मतलब क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब रेजिस्टिविटी क्या है, तो फॉर्मूला तो रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया, आप रेजिस्टिविटी समझेंगे तो क्लियर हो गई ये चीज। अब रेजिस्टिविटी समझते हैं कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या है। आपके पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है, दो कंडक्टर, एक कंडक्टर है एल्यूमिनियम का और दूसरा कंडक्टर है आपके पास कॉपर का। दोनों का, फॉर एग्जांपल रेड वाला एल्यूमिनियम का और ब्लैक वाला कॉपर का, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, चौड़ाई दोनों की सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। दोनों के अक्रॉस आप क्या करते हैं, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं दोनों के अक्रॉस, ठीक है। अब आप ओम्स लॉ क्या कहती है कि जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो दोनों के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम लगाया तो करंट भी सेम फ्लो करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
कॉपर के अक्रॉस ज्यादा करंट आपको मिलता है और एल्यूमिनियम के अक्रॉस आपको कम करंट मिलता है। क्या समझ में आ गई बात? दोनों में आपको अंतर क्लियर होना चाहिए। दोनों कंडक्टर्स की लेंथ सेम है, एल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए था ना, लेकिन रेजिस्टेंस सेम नहीं है, क्योंकि अगर करंट अलग अलग है इसका मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सेम नहीं होता, तो इन दो कंडक्टर्स में क्या चीज फर्क हुई? इन दोनों की जो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, वो अलग अलग होती है। कॉपर की नेचुरल प्रॉपर्टी अलग है, एल्यूमिनियम की नेचुरल प्रॉपर्टी अलग है, सिल्वर की भी अलग है, तो ब्रास की अलग है, स्टील की अलग है, स्टील एक अलॉय है, ठीक है। तो क्या आपको एक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई एक चीज कि जो करंट है, जो रेजिस्टेंस है, वो किस पे भी डिपेंड करने वाला है? नेचुरल प्रॉपर्टी में। और नेचुरल प्रॉपर्टी किससे शो की जाती है? रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर की नेचुरल प्रॉपर्टी को कौन शो करता है? रेजिस्टिविटी शो करती है। क्या आपको बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये? ठीक है। अब देखिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप मुझे पिंग कीजिएगा, अपन लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की फटाफट हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी शो कैसे की जाती है, कैसे रेजिस्टिविटी दिखाई जाती है? तो देखिए, आपके पास फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि दो कंडक्टर्स हैं, दोनों की लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, एक कंडक्टर लिया, उसकी जो लेंथ थी वो क्या थी? 1 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो हमने जब ये वैल्यू यहां रखी तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? रो इंटू 1/1। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? रो। अब इसको हम समझेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। एक कंडक्टर जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उससे जब आप करंट फ्लो करवाते हैं तो जितना रेजिस्टेंस वो कंडक्टर शो करेगा वो उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी विल बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर which is having length 1 meter and area of cross section 1 meter square। क्या समझ में आ गई आपको बात? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए। तो उसकी जो रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस जो जितना वो ऑफर करेगा कंडक्टर, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा उसकी रेजिस्टिविटी। आपकी जो बुक है उसमें एक टेबल दी हुई है, हर कंडक्टर की एक रेजिस्टिविटी दी हुई है, उसको आप प्लीज देख लीजिएगा। तो वो किसकी है? 1 मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और 1 मीटर उसकी लेंथ होगी। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन ये भी है और टेक्निकल डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या है? द रेजिस्टेंस offered by a conductor of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. The resistance offered by a conductor of length 1 meter and area of cross section 1 meter square will be the resistivity of conductor।
ठीक है। और एक चीज देखिए कि सिलेंडर के केस में अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ ही तो होता है, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया हो गया और एच ये हो गई, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया। ठीक है। तो अगर आपको कहीं ये लिखा मिले कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, यहां तो हमने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखा, तो लेंथ क्या है, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ है आपका 1 मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। तो अगर आपको ये लिखा हुआ मिले कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब तो भी वो गलत नहीं होगा, परेशान मत होना कि सर ने कुछ गलत पढ़ा दिया है। ठीक है, क्या समझ में आ गई बात, रेजिस्टिविटी समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जहां से एक न्यूमेरिकल पक्का बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, देखिए रेजिस्टर समझ में आ गया आपको, करंट के फ्लो को अपोज करता है। करंट रेजिस्टर का सिंबल समझ में आ गया, सिंबल मतलब रेजिस्टर बनाया कैसे जाएगा, रेजिस्टर ऐसा होता है और उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है ओम, और ओम को अगर आपको लिखना हो सिंबल में तो उसका सिंबल होता है ये। ठीक है, तो रेजिस्टर अगर बनाना है तो ये ऐसे बनेगा, उसका यूनिट हो गई ओम और सिंबल ये हो गया। ठीक है, चलिए तो रेजिस्टर को आपको कंबाइन करना है, मतलब सर्किट में आपको कई सारे रेजिस्टर्स लगाने हैं, तो दो कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टर्स को लगाने के, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए दोनों को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, देखिए रेजिस्टर्स आपके पास लगे हैं, ये एक रेजिस्टर है। ठीक है, आपको सीरीज में और रेजिस्टर लगाने हैं, तो जब आप एक के बाद एक कई सारे रेजिस्टर्स, मैंने तो 3 लगाए हैं, आप कई सारे रेजिस्टर्स लगाते हो और उसे आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में चेन की तरह बनाया जाता है, 1 बाई 1 रेजिस्टर्स लगा दिए जाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए। क्या क्लियर हो गई बात। तो रेजिस्टर्स ऐसे लगे होते हैं, इन रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस हो गया R1, R2, R3। एक चीज याद रखना कि आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं। यहाँ तो आपको देखने में आसानी हो रही है, लेकिन टेक्निकली कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसके लिए आप प्रैक्टिकल एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। खेतों में जब पानी दिया जाता है, तो खेतों में जब पानी दिया जाता है तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ट्यूबवेल है। ठीक है, ट्यूबवेल से पानी यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे एक कोई टैंक है उसमें गया, फिर आगे टैंक है, फिर आगे टैंक है, वहां गया, वहां से वापस आ गया। इस पूरे रास्ते में पानी गया और वापस आया, मुझे बताओ कि पानी यहाँ कहीं भी डिवाइड हुआ है क्या, कहीं दूसरे रास्ते पे गया है क्या। दूसरे रास्ते का मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे बना देता तो इसका मतलब है कि करंट, वो जो पानी है वो यहाँ से यहाँ आता, तो कुछ आगे चला जाता और कुछ डिवाइड हो जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। समझ में आ गई बात। तो अगेन वही, ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पानी यहाँ गया, यहाँ से सीधा गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर वापस आ गया, बीच में कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ है। तो वो सर्किट जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता, आप खेतों से आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, वो सर्किट जहाँ पे करंट बीच में कहीं भी डिवाइड नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट कहीं भी डिवाइड नहीं होता, कहीं भी चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट रहता है, जो चीज बदलती नहीं है वो एक जैसी रहती है, तो एक जैसी को हम क्या बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट कंडीशन ये है, करंट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, करंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर बैटरी ने I करंट दिया है तो यहां भी I होगा, यहां भी I होगा, यहां भी I होगा, पूरे में I होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन,
आपने जो इसको वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस पे डिवाइड हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने यहां दिया इसको 6 वोल्ट, कितना दिया? 6 वोल्ट, ठीक है। अब 6 वोल्ट यहां से गया तो पहले वाले रजिस्टर पे गया, पहले वाले रजिस्टर ने इसमें से 3 वोल्ट या 2 वोल्ट यूज कर लिया, 2 वोल्ट यूज कर लिया, तो बचा हुआ कितना है? बचा हुआ कितना है? 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट आगे गया, 4 वोल्ट आगे गया, 4 में से 3 इसने यूज कर लिया, तो 2 इसने यूज कर लिया था, 3 इसने यूज कर लिया, हो गए कितने? 5। बचा कितना? 1। तो 1 कहां चला जाएगा? आगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता, वो अलग अलग ड्रॉप होता है। समझ में आगे बात? तो पोटेंशियल ड्रॉप will be different for every register, हर रजिस्टर पे डिफरेंट होगा, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात? अब इसका हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि हमें रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, इसका कंप्लीट रेजिस्टेंस निकालना हो तो देखिए, आपने इसको वोल्टेज दिया कितना? V, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, वो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालोगे? देखो V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है। तो यहां पे करंट तो फ्लो हो रहा है I, और रेजिस्टेंस कितना हो गया? R1, तो आपका ये क्या हो गया? V1 इज इक्वल टू IR1, तो ये हो गया V1। सिमिलरली इसके लिए अगर निकालना है तो V2 इज इक्वल टू IR2, तो ये हो गया V2 और ये हो गया V3। तो पोटेंशियल आपने दिया था V और आपको मिला क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और V का फॉर्मूला क्या होता है? IR। V1 का फॉर्मूला IR1 प्लस V2 का फॉर्मूला IR2 प्लस IR3। क्या समझ में आ गई आपको बात? चलिए, अब आपने I गई, कैंसिल कर दिया, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम बोलते हैं क्या? R इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, क्या बोल देते हैं हम? R इक्विवेलेंट, मतलब कि ये जो 3 रेजिस्टेंस थे, अब उनके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टर ही लगा हुआ है जिसकी वैल्यू इन तीनों के बराबर होगी, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? R टोटल या R नेट, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो इक्विवेलेंट, टोटल और नेट लिखा है, ये R के लोअर सबस्क्रिप्ट पे लिखा जाता है। किसी भी सिंबल के 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं, एक लोअर एक अपर। ये वाला जो है वो अपर होगा, जो पावर्स वगैरह जहां लिखी जाती हैं, और ये जो है ये लोअर सबस्क्रिप्ट होगा। तो ये इक्विवेलेंट, टोटल, नेट, ये हमेशा लोअर सबस्क्रिप्ट पे लिखा जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आपके पास कुछ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और वो रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। ये कुछ इस तरह से कंबाइंड है, ठीक है। सारे के सारे रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। आपने इसको नाम दे दिया क्या? R1, R2, R3, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया आपने बैटरी से आगे। तो ये रेजिस्टेंस, तो आप ये कॉम्बिनेशन आप आसानी से पहचान लेंगे, रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल लगे होंगे। अब देखिए, इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन किया जाएगा? टेक्निकली कैसे डिफाइन किया जाएगा? इसको 2 तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। पहले मैं बात करता हूं करंट की। अब बिल्कुल वही वाला हिसाब है कि आपको बिल्कुल वापस से खेत इमेजिन कर लीजिए। ट्यूबवेल से पानी गया, यहां जाके पानी 3 अलग अलग क्यारियों में चला गया। पानी जो है वो डिवाइड हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। यहां कहीं डिवाइड हुआ था क्या? नहीं हुआ था, यहां डिवाइड हो गया।
अब अगर मैं उसको उठा के इलेक्ट्रिकल सर्किट में ले आऊं तो इसका मतलब है पानी का मतलब क्या है, करंट है। करंट यहां से यहां गया और करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जब करंट डिवाइड हो जाता है, जिस सर्किट में करंट डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जहां करंट डिवाइड नहीं होता उसको हम बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां पे करंट डिवाइड हो गया, यहां से आपने करंट दिया था क्या I, यहां पे करंट चला गया I1, यहां I2, यहां I3, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, करंट विल डिवाइड, करंट डिवाइड हो जाएगा। दूसरी चीज, अब इस कॉम्बिनेशन को आप ध्यान से देखो तो इसमें जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं वो रेजिस्टर्स वायर के थ्रू बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। R1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, R3 वायर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मैं यहां देखूं तो R1 डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से, लेकिन R2 क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं, वो R1 से कनेक्टेड है और R1 कनेक्टेड है बैटरी से। समझ में आ गई बात। तो यहां पे जो आपके रेजिस्टर्स हैं सारे के सारे बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और जब रेजिस्टर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बैटरी से तो उन पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर बैटरी ने प्रोवाइड किया है 6 वोल्ट तो सारे के सारे रेजिस्टर्स एक डायरेक्टली कनेक्टेड है, सबको सेम पोटेंशियल मिलेगा। कितना मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि आपने करंट कितना दिया था I, ठीक है। ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, और I इज इक्वल टू, अगर इस वाले फॉर्मूले से देखूं तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो आपने इसको लिख दिया क्या, V अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ पे I1 करंट यहाँ गया है तो यहाँ V और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है R1, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, प्लस V, I2 करंट कहाँ गया है यहाँ पे, तो V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्या समझ में आ गई आपको ये बात, ठीक है। अब V कैंसिल कर दिए तो आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल में आपको जब इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन R। तो क्या क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो पैरेलल में हमेशा ऐसे ऐड होगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट। देखिए, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास एक रजिस्टर है ये, एक है ये और एक रजिस्टर है ये, ठीक है। चलिए, यहां बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, यहां है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट R इक्विवेलेंट निकालना है और सेकंड पार्ट टोटल करंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए, R इक्विवेलेंट निकालना है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड होते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 क्या है 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो गया 9 ओम,
क्या समझ में आ गई बात? ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट आपको करंट निकालना है, ठीक है। करंट कैसे निकलेगा? आपको पता है V इजिकल टू आई आर होता है, तो I इजिकल टू V अपॉन आर हो गया। V मतलब वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6, रेजिस्टेंस कितना है 9, तो ये हो गया आपका 2/3 एम्पियर। क्या क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए फटाफट। एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है और एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको आपने लाके बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी है अगेन 6 वोल्ट की और यहाँ है 3 ओम 3 ओम 3 ओम। आपको फर्स्ट पार्ट निकालना है आर इक्विवेलेंट और सेकंड पार्ट निकालना है टोटल करंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है या सीरीज है। तो कॉम्बिनेशन आपको कैसा नजर आ रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू क्या है? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया क्या 3, तो यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 ओम, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 1 ओम। चलिए अब आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट है क्या? करंट। टोटल करंट निकालना है आपको, ठीक है। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा आपका? देखिए अगेन I इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है। V है आपके पास क्या 6 और आपके पास रेजिस्टेंस क्या है 1, तो I इज इक्वल टू हो गया आपका 6 एम्पियर, ठीक है। अच्छा एक पार्ट और इसमें मैं ऐड कर देता हूं, वो पार्ट ये है कि आपको करंट निकालना होता करंट एट ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर पे आपको करंट निकालना है, हर रजिस्टर पे करंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मतलब इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक चीज आपको वहां एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आपसे हर रजिस्टर पे करंट निकलवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हर रजिस्टर पे पोटेंशियल सेम ड्रॉप होता है, सेम पोटेंशियल होता है वहां पे। तो उस कंडीशन को लेके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दूं क्या, ये है आपका R3, ये है R2 और ये है आपका R1, ठीक है। तो अगर मुझे इस पे निकालना है करंट तो मैंने उसको नाम दे दिया क्या I1। अब I1 कैसे निकलेगा? I1 इज इक्वल टू V अपॉन आर, और जैसा कि मैंने कहा कि पोटेंशियल तो सब पे सेम रहेगा, तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना होगा 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो इसको आपने डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 एम्पियर। सिमिलरली आपने I2 मतलब इसके अक्रॉस निकाला तो वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, पैरेलल में सेम रहेगा, रेजिस्टेंस 3 ओम, तो करंट आ गया 2 एम्पियर। सिमिलरली I3 का भी क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो पैरेलल में आपसे अगर हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग करंट निकालना हो तो ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए जो कि आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करके लाएंगे इसको। ये आपके पास 6 ओम 6 ओम 6 ओम और ये 9 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट आपको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, सेकेंड पार्ट आपको I निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4
9 वोल्ट की बैटरी है, 9 ओम 9 ओम 9 ओम रेजिस्टेंस है। फर्स्ट पार्ट आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, सेकंड आपको आई टोटल निकालना है, और थर्ड, इसमें थर्ड पार्ट क्या है, आपको करंट निकालना है, करंट एट ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर पे आपको करंट निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। आपको दो रजिस्टर ऐसे दिए हुए हैं और एक रजिस्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ये बैटरी कनेक्ट कर दी गई। ये इन दोनों से अलग है, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कुछ रजिस्टर सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है, तब आप कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे आप। तो ये 9 वोल्ट हो गया, ये आपका हुआ क्या 3 ओम और ये आपका हो गया 6 ओम, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हो गया क्या, इसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है बस, और टोटल करंट भी निकाल लीजिएगा, टोटल करंट। एक क्वेश्चन और लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सॉरी ये 5 तो हो ही गया, 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपके पास एक रजिस्टर ऐसे दिया हुआ है और दो रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको निकालना है कि उनका, ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 ओम और ये 6 ओम, ठीक है। फर्स्ट आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, सेकंड आपको आई निकालना है, टोटल करंट। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे इनको।